हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, बहुत प्यारी सी यूनिट है हाइड्रोजन। उसके बारे में बहुत छोटी यूनिट है और बहुत छोटी छोटी जानकारियां इसमें छुपी हुई हैं। तो हम लोग कभी कभी इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता है और हार्डली 1.5-2 घंटे की टोटल यूनिट है। तो आइए हम इसको देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइड्रोजन में किस तरह की बातें हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी नीट और जेई में पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हाइड्रोजन के बारे में आप देखोगे तो आप पाओगे कि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो हम अगर ध्यान से देखें तो इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये दो लोगों के साथ रिसेम्बलनेस दिखाता था, सिमिलैरिटी दिखाता था। हाइड्रोजन जो होता है वो अगर आप देखो तो ग्रुप 1 के भी साथ सिमिलैरिटी दिखाता है और हाइड्रोजन ग्रुप 17 के भी साथ यानी कि हैलोजन के भी साथ सिमिलैरिटी दिखाता है। इसलिए हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं प्रेडिक्टेड है। जैसे अगर हम देखें ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में बच्चों हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, देखा गया तो हाइड्रोजन जरा देखो, अगर हम देखें तो इन सब का जो आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। यानी लिथियम का अगर हम लोग आउटर मोस्ट शेल देखें तो क्या हो जाएगा? 2S1। सोडियम का अगर आउटर मोस्ट शेल देखें तो क्या हो जाएगा? 3S1। पोटेशियम का 4S1। सिमिलरली रुबिडियम का 5S1। सिमिलरली सीजियम का 6S1 और फ्रेंशियम का 7S1। तो जरा देखो, ये सब लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। कैसे? जैसे लिथियम, अगर लिथियम की बात की जाए तो लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Li प्लस बनाएगा और सोडियम दे देगा तो Na प्लस बनाएगा, ये दे देगा तो K प्लस बनाएगा, ये दे देगा तो Rb प्लस बनाएगा और ये अगर दे देगा तो Cs प्लस बनाएगा। यानी कि इन सब की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की होती है। अब बच्चों, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो क्या होगा। 1s2 2 1s2 ओनली 1s2। उसके बाद अगर हम सोडियम का देखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम का देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा? 4s2 4p6। ऐसे इसका क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल का? 5s2 5p6। तो बच्चों जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये लोग झट से दे देंगे क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। यानी कि जो एल्कली मेटल होते हैं बच्चों, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाना चाहते हैं? एल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। यानी कि अगर जनरली हम एल्कली मेटल को लिखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और हाइड्रोजन के भी साथ यही सीन है कि जब भी कभी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन उसका भी रिलीज माना जाता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से पहला रिसेम्बलनेस, पहली समानता हमने देखी हाइड्रोजन की एल्कली मेटल के साथ। क्या? कि जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल दिखाना चाहता है वैसा ही ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाना चाहता है? हाइड्रोजन दिखाना चाहता है। और सिमिलरिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि दूसरी सिमिलरिटी क्या है? दूसरी सिमिलरिटी यह है कि
जैसा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एल्कली मेटल का, ये पहली सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी क्या हो जाएगी कि जैसा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एल्कली मेटल का NS1, वैसे ही हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी? कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी सिमिलर टू एल्कली मेटल। और बच्चों बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं एक एक करके कि जो ये बताता है कि ये एल्कली मेटल के साथ रिसेंबलनेस दिखाता है, एल्कली मेटल की तरह समानता दिखाता है। अगर हम लोग तीसरी बात को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हम तीसरी बात क्या पा जाएंगे, इधर लिख देता हूं। तीसरी बात हम लोग पा जाएंगे कि जैसे अल्कली मेटल है तो लिथियम भी Li2O, सोडियम भी Na2O टाइप का ऑक्साइड बनाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन भी H2O टाइप का ऑक्साइड बनाता है जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एल्कली मेटल की तरह जो है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, एल्कली मेटल की तरह ही ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर सपोर्टिंग दैट हाइड्रोजन रिसेंबल्स विद द एल्कली मेटल। यानी कि ये सारी प्रॉपर्टियां हमको बता रही हैं कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा होता है। अच्छा, तो अगर हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसा होता है तो हमारे मन में ख्याल आया कि लाओ हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रख दें, लाओ हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रख दें। ये ख्याल मेरे मन में आया ही कि तब तक मैंने एक दूसरे डायमेंशन पे चीजों को सोचना शुरू किया। वो दूसरा डायमेंशन क्या था? ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कौन आता है बच्चों? फिर, कल, बाहर, आई, आरती, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। अब अगर हम ग्रुप 17 को देखें प्यारे बच्चों तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2NP5। देखो, अब ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो आया NS2NP5। अगर ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 यानी कि इनर्ट गैस के जैसा हो जाएगा। इनर्ट गैस में हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसलिए उस अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बोला जाता है बाकी सबका ऑक्टेट और हीलियम का ड्यूप्लेट। तो इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हाइड्रोजन को जरा देख लो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो ये 1s2, ये हीलियम यानी इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। यानी कि जब ग्रुप 17 के साथ इसको तौला गया तो देखा गया कि ग्रुप 17 के भी जो एलिमेंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। और हाइड्रोजन में भी देखा गया कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। और पहली सिमिलरिटी हो गई। और देखा गया बच्चों कि और भी बातें हैं, जैसे देखा गया कि फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, आयोडीन I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि जो मॉलिक्यूल का अस्तित्व है, जो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है, जो मॉलिक्यूल का प्रेजेंस है हेलोजन के जैसा हेलोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, उसी तरह से कोवेलेंसी के थ्रू हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये भी एक रिसेंबलनेस ही हो गया। किसके साथ रिसेंबलनेस हो गया? हेलोजन के साथ। और हेलोजन जरा देखें कि जब भी किसी के साथ जुड़ता है, जैसे मान लो कहीं बना रहा है, सपोज करो हेलोजन, सपोज कर लीजिए थर्ड पॉइंट, कहीं हेलोजन बना रहा है सपोज करो NaF, या कहीं हेलोजन बना रहा है LiCl, तो इस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। हाइड्राइड्स में भी जैसे हाइड्रोजन अगर कहीं बनाया NaH तो माइनस चार्ज होगा, कहीं बनाया MgH2
तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिस तरह से मेटल के साथ हैलोजन बनता है और मेटल हैलाइड बना करके खुद पे नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक उसी तरीके से जब मेटल के साथ हाइड्रोजन बनता है और मेटल हाइड्राइड बनते हैं तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। यानी कि जो भी तथ्य, जो भी पॉइंट्स, जो भी कंक्लूजन मैंने आप तक दिया, ये सारे कंक्लूजन ये बता रहे हैं कि प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन सिमिलैरिटी दिखाता है ग्रुप 1 के साथ और साथ साथ हाइड्रोजन सिमिलरिटी दिखाता है ग्रुप 17 के साथ साथ। तो इसलिए हम आज तक हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं किए हुए हैं। कई पीरियोडिक टेबल आप देखोगे इस तरह से मिल जाएगा, जैसे कि बीचों बीच हाइड्रोजन लिखा होगा, इधर एस ब्लॉक होगा, फिर डी ब्लॉक होगा, फिर पी ब्लॉक होगा, नीचे एफ ब्लॉक होगा। कई जगहों पे आप देखोगे कि इसी ग्रुप 1 के ऊपर ही हाइड्रोजन को लिख देता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में फिक्स है ही नहीं, एम्बिग्विटी है। क्यों? बिकॉज द हाइड्रोजन इज showing similarity with elements of group 1, and same time they are also showing the similarity with the elements of group 17. That's why its position is not fixed in periodic table. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर किसी ग्रुप में रखा जाएगा। इसी वजह से, इसी नेचर की वजह से इसको एक नाम दिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन that's why hydrogen is known as, इसको आप is known as, hydrogen is known as ROGU, rock element। इसी वजह से, किस वजह से? कि हाइड्रोजन की जो एम्बिग्विटी है पोजीशन को, इसी वजह से इसे रॉग एलिमेंट के भी नाम से जाना जाता है। ये हाइड्रोजन का ही नाम है, बिकॉज इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब बच्चों, हम हाइड्रोजन के बारे में आगे चलेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो हाइड्रोजन है, इसका जो एग्जिस्टेंस होता है नेचर में, वो कभी भी H के फॉर्म में नहीं होता है। हमेशा दो H आपस में एसोसिएट करके H2 बना देते हैं, यानी कि दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, जिससे कि वह नेचर में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या कर लेते हैं? शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो इनके बीच अट्रैक्शन वर्क करने लगेगा और ये बंध करके H2 बना देंगे। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि कभी आपके मन में आया नहीं होगा, मैं ले आ देता हूँ। देखो, मैं पूछता हूँ आपसे कि बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। अगर बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है प्यारे बच्चों, तो बताओ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स कभी नहीं लग सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन लगता है। यदि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन लगता है तो आप 8th 9th 10th से कहते आ रहे हैं कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग कर लेगा, बॉन्ड बन जाएगा। अरे भाई, कैसे बॉन्ड बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, एंड हाउ यू आर सेइंग कि दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगेगा? तो जान लो, सुन लो, समझ लो, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जिनके बीच बॉन्ड बनता है, इनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमने की वजह से या तो नॉर्थ या साउथ पोल जनरेट होगा, और एंटी क्लॉक, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक पोल्स जनरेट होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से या तो साउथ या नॉर्थ जनरेट होगा। अब जरा देखो, यानी कितना तो क्लियर हो गया कि इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट नेचर का होगा और उनमें अट्रैक्शन वर्क करेगा। सेम टाइम इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वर्क करेगा, यानी कि जो रिपल्शन तुम पढ़ते आते हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है,
और जो अट्रैक्शन तुम पढ़ते हो वो मैग्नेटिक होता है। तो जब मैं कहूंगा कि इनके बीच अट्रैक्शन लगने लगा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो अट्रैक्शन क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उम्मीद करता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनता है, और जो तो बॉन्ड इज द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, विच टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, इट इज द मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप पढ़ते हो फिजिक्स में तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग पढ़ाया जाता है, जिसमें कूलॉम लॉ पढ़ाया जाता है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। फिर आप ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, वहां पर आपको दो मैग्नेट के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला बताया जाता है। तो जो दो एटम के बीच में फोर्स वर्क करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैग्नेटिक होता है। उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको कुछ समझ में आया होगा। अब अगर हाइड्रोजन का जो नेचुरल स्टेट है वो H2 के फॉर्म में है, तो अब मैं इसको थोड़ा आगे चलता हूँ और कुछ चीजें इसमें आपको बताने का प्रयास करता हूँ बहुत ही स्मार्ट वे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की। जब मैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन बोलूंगा तो H2 ही समझना, क्योंकि जो एलिमेंटल फॉर्म है हाइड्रोजन का वो H2 ही है। हाइड्रोजन को कभी कभी डाई हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो डाई हाइड्रोजन बोले या हाइड्रोजन बोले, सबका मतलब H2 ही है। जब तक कि हाइड्रोजन एटम या नेसेंट हाइड्रोजन ना बोले, तब तक तुम हाइड्रोजन का मतलब H2 ही समझोगे। अब बच्चों देखो, प्रिपरेशन ऑफ H2 की बात करें तो बहुत कुछ सिखाऊंगा इसमें, जरा देखो। सबसे पहले अगर मैं जो है लेबोरेटरी मेथड की बात करूं, तो लेबोरेटरी मेथड में लेबोरेटरी मेथड में कैसे बनता है हाइड्रोजन, समझना बहुत आसान है, और इसमें मैं तुम्हें नॉलेज भी दूंगा। बच्चों, अगर हम किसी मेटल पर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करा देते हैं, तो मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। अब अगर यहीं हम कॉपर पे H2SO4 को अटैक कराएंगे, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, ये बात जानना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन मेरा है कि कौन कौन सा मेटल डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देगा और कौन कौन सा नहीं देगा। तो इसके लिए बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने आपको पहले बता रखी है, क्या कि लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान वाटर, उसके बाद जान कर फेंके कैडमियम कोई नीचे, सोना प्रॉब्लम है, दिस इज हाइड्रोजन रेफरेंस 0 वोल्ट। उसके बाद कुवैत आए आगे हाजी, बाहर और कल आओ फिर, कल आओ फिर, ये है। अब हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, वो सबके सब डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। और हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट हैं, वो कोई भी अपने डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों, तो मैं इसी वीडियो के साथ लिंक सब्सक्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, उसको देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है और वहाँ पर बहुत सारी बातों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेथड 1 आपको समझ में आया होगा, जिसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं मेटल और डाइल्यूट एसिड के मदद से। अगला है इसका इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। इंडस्ट्रियल मेथड में किसी भी काम को जब इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, तो मेन एम ये होता है कि कम से कम लागत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और क्वालिटी में समझौता किए बिना। ये नहीं कि क्वालिटी ही खराब करके प्रॉफिट कर लो। किसी भी इंडस्ट्री का मेन एम यही होता है, जिस पे पूरी उसकी फंक्शनिंग वर्क करती है, कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्यारे बच्चों,
इंडस्ट्रियल लेवल पे जो बनाया जाता है हाइड्रोजन वो H2O वाटर, सबसे आसान है, जहां मन हो वहीं जाओ भर लो। इस वाटर का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। और जब वाटर का बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। कैसे बनता है, अब इसको भी हम नीचे दे देंगे आपको सब्सक्रिप्शन में लिंक। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, वीडियो भी पड़ी हुई है कि प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड, जहाँ पे हमने बताया दुनिया की किसी भी चीज का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा जो है एनोड पर और क्या बनेगा कैथोड पर, इसके बारे में डीप डिस्कशन वहाँ पे किया गया है। तो बच्चों ये दो मेथड बहुत है, कौन कौन सा, एक लेबोरेटरी मेथड जानते रहना और दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड जानते रहना, किसके, प्रिपरेशन के बारे में, ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। एक और प्रोसेस है जो काफी जो है नोन है, एक नाम पे बेस्ड है, इसलिए उसको भी बता देता हूँ, ध्यान आ गया सुन लो। एक बोश प्रोसेस भी है, BOSCH, बोस प्रोसेस से, बोस प्रोसेस से कैसे बनता है हाइड्रोजन, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता। वाटर गैस, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इक्विमोलर रेशियो में मिले रहते हैं तो इसको बोला जाता है वाटर गैस। वाटर गैस अगर स्टीम H2O स्टीम भाप वाटर के स्टीम के साथ ट्रीट कराई जाए, ये रिएक्शन याद ही रखना पड़ेगा, इस टेम्परेचर पर और आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है। हाई प्रेशर पे इसको घोल लेते हैं पानी में, ये अलग कर लिया जाता है। तो इसको बोश प्रोसेस भी बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वाटर गैस का इस्तेमाल करते हैं वाटर स्टीम पर और हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो जरा सावधानी से एक एक बात आप भी देखें। फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की अगर मैं बोलूं तो सबसे पहली बात कि ये इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस, COLOUR, इट इज अ कलरलेस, टेस्टलेस, कोई स्वाद भी नहीं होता है, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, और महक भी नहीं होता है। ये एक कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस है। और अगर देखा जाए तो नॉन पोलर है हाइड्रोजन, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर गैसेस पानी में क्या होंगी, लेस सॉल्युबल होंगी, तो पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जो H है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। H है, H का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो तो काफ़ी कम होता है, लगभग 37 एंगस्ट्रॉम के पिकोमीटर के बराबर, अराउंड 37 पिकोमीटर। बट बच्चों जब यही H के बजाय H माइनस में कन्वर्ट होता है हाइड्राइड आयन में, तो एक्सेप्शनली हाई, इसका 210, लगभग 7 गुना, 7 टाइम के आसपास, जरा देखो रेडियस बढ़ गया, ये बहुत भारी बात है। मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ कि H माइनस की साइज ग्रेटर देन ब्रोमीन मानी जाती है। जैसे इस पे क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जैसे हाइड्रोजन और जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, और या H माइनस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, कहता है एटॉमिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो यहाँ जरा देखो, इसमें एक सेल है, इसमें 2 सेल, इसमें इसमें जो है देखो, इसमें 3, इसमें 4, तो सबसे बड़ा तो ब्रोमीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ जरा देखो, ये गलती मत कहना, ये एक्सेप्शनली हाई होता है इसकी साइज, तो H माइनस सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ये बहुत गजब की चीज है। और H माइनस का Z/E जो होता है 1/2.5 सबसे कम होता है। जितनी भी स्पीसीज हैं, अगर Z/E निकालोगे, एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट स्पीसीज, तो आप पाओगे
कि इससे ज्यादा ही होता है, इसका Z/E एक्सेप्शनली लो होता है, दिस इज द रीजन दैट द साइज ऑफ हाइड्राइड आयन इज एक्सेप्शनली हाई। तो ये काफी काम की चीज है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी जानने लायक। आगे चलेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हाइड्रोजन के डिस्कस करते हैं एक एक करके। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत कुछ इसमें सीखने को हमें मिलने वाला है, आप लोग बस देखते चलें। अगली हेडिंग हमारी होगी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और इसको हम 2000 केल्विन पर हीट कर देते हैं तो एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो आप जानते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आप इसको क्या करोगे, हीट दोगे तो बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो हीट रिलीज होगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर बच्चों हम लोग देखते हैं इसके बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के बारे में, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 435.9 किलो जूल, याद नहीं रखना, ये खाली आपको समझाने के लिए पर मोल होता है। हाई वैल्यू है, अगर हाई वैल्यू है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं तो लेस रिएक्टिव। जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं वो आसानी से कहाँ किसी से रिएक्शन करेगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं एक्शन विथ मेटल, तो मेटल के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है। एक्शन विथ मेटल की बात करूं, किसी भी मेटल जैसे सोडियम हुआ या मैग्नीशियम हुआ, हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड के बारे में अभी बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि ये जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये मेटल हाइड्राइड फॉर्म करता है। और नॉन मेटल से रिएक्शन की बात कर देता हूँ, तो हजारों रिएक्शन जानते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है। कितनी मजेदार चीज है अगर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और प्रोडक्ट लिक्विड, यानी कि रिएक्टेंट गैस है लेकिन उनसे बनने वाला प्रोडक्ट लिक्विड है, और हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी, बहुत जरूरी है। नॉन मेटल से रिएक्शन की बात करें तो नॉन मेटल से रिएक्शन के ऑर्डर में और भी बहुत सारे रिएक्शंस को जाना जा सकता है। जैसे अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो N2+3H2 ये क्या फॉर्म करता है, अमोनिया फॉर्म कर देता है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अगर हेलोजन से रिएक्शन की बात करें नॉन मेटल से रिएक्शन के ऑर्डर में, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो HF देता है, ये रिएक्शन डार्क में होती है। और अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो HCl देता है, इसके लिए लाइट की जरूरत लगती है। हाइड्रोजन अगर ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्ट करके क्या दे देता है, टू टू HBr, जैसे यहाँ पे 2H और यहाँ पे 2H हुआ। तो बच्चों इसको जरा सा हीट की जरूरत लगती है, और अगर हम इसी हाइड्रोजन का आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होता ही नहीं, हीट और कैटलिस्ट प्लेटिनम दोनों की जरूरत लगती है तब जा करके होता है। यानी कि हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देखो डार्क में ही रिएक्ट कर लेता है। क्लोरीन को थोड़ी लाइट देनी पड़ती है, ब्रोमीन को हीट देना पड़ता है, और आयोडीन इतना बदतमीज है कि हीट भी मांगता है और हीट के साथ साथ कैटलिस्ट का प्रेजेंस भी मांगता है, तब जाकर के कहीं रिएक्शन करता है, नहीं तो रिएक्शन नहीं करता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में ही आगे चलो, आगे चलोगे तो आप देखोगे कि जैसे एल्काइन है, एल्काइन है, आप देखते हो कि उसका हाइड्रोजनेशन करते हो, सिन एडिशन होता है, ये बात बहुत जानकारी की है, सिन एडिशन होता है, और एल्कीन से एल्केन बन सकता है, एल्काइन से एल्केन भी बन सकता है। और अगर लिंडलार कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर दें जैसे H2PDBSO4, लिंडलार कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर दें तो एल्कीन भी बनाया जा सकता है। यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी है जिसमें हाइड्रोजन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है, और चाहूं तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दूं,
और चाहूं तो अनसेचुरेटेड पे ही रिएक्शन को रोक सकता हूं। यानी कि अगर मैं एल्कीन है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तब तो यही प्रोसेस होगा। अगर एल्काइन है, एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करने के बजाय आई वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्कीन पोजीशन, देन आई हैव टू यूज लिंडलार कैटलिस्ट। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट? देखो, हाइड्रोजनेशन के लिए मेटल पर ढेर सारी रिएक्टिव साइट्स होती हैं जो हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करती हैं और फ्री हाइड्रोजन प्रिपेयर करती हैं जो इससे रिएक्ट करता है। अगर उन एक्टिव साइट में BSO4 जाएगा तो कम हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होगा, तो कम रिएक्शन होगा, तो एल्कीन पे ही रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये बातें हैं कुछ जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, जिसमें हमने हाइड्रोजन के रिएक्शन के बारे में जाना। आगे चलेंगे और कुछ चीजें जानेंगे हाइड्रोजन के बारे में, जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। कई अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हाइड्रोजन के डिफरेंट फॉर्म की बात की जाए तो सबसे पहले तो एक हाइड्रोजन आपको एटॉमिक हाइड्रोजन मिलेगा। जब भी कहीं एटॉमिक हाइड्रोजन की बात होगी तो उसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखो। एटॉमिक हाइड्रोजन का सिंपल मतलब है कि H2 गैस से हाइड्रोजन एटम को प्रिपेयर करना, और ये प्रिपेयर किया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से। यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क के मदद से इसके बॉन्ड को तोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क जहां होगा वहां हीट होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो समझा सकता हूँ। टंगस्टन के दो रॉड होते हैं जो यहाँ पर चट चट करके, जैसे आसमान में बिजली कड़कती है वैसे इलेक्ट्रिक आर्क पैदा करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई जाती है। ये हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पे पहुंचती है तो टूट करके किसमें, हाइड्रोजन एटम में बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक और आर्क के प्रेजेंस में जैसे ही आती है तो हाइड्रोजन एटम में बढ़ जाती है, इसे एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। और आपने बच्चों बहुत बार एक शब्द सुना होगा, नेसेंट हाइड्रोजन। ये बात बहुत जानकारी की है, क्योंकि धरती पर 99.9% लोग ऐसा सोचते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन दोनों चीजें सेम हैं। ऐसा कहना पूरी तरह से उचित नहीं है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन मैं डिफाइन कर देता हूं आपको, लिख लीजिएगा कि द gas prepared hydrogen gas prepared in the reaction mixture in contact with the substance in contact with the substance with which it has to react। थोड़ा पेशेंस रखिएगा तभी अच्छे से समझ पाएंगे। विथ विच इट हैज टू रिएक्ट, जरा इस बात को समझो। कहता है द हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस विथ विच इट हैज टू रिएक्ट। जरा देखो कहता क्या है, जैसे अगर मान लो KMnO4 को मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता हूं H2SO4 के प्रेजेंस में, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी KMnO4 को H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराता हूं नेसेंट हाइड्रोजन से, तो ये रिएक्शन होगा 100% हो जाता है। यानी कि K2SO4 बना लेता है और ये बना लेता है 2MnSO4 और ये बना लेता है 8H2O। बैलेंस करना है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 8 दूनी 16, यहाँ 10 कर दो, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, जो KMnO4 H2 से रिएक्ट नहीं करता था एसिडिक मीडियम में, वही KMnO4 एसिडिक मीडियम में H से रिएक्ट किया। अब ये H बनता कैसे है? ये उसी रिएक्टिंग सिस्टम में ही जिंक का रिएक्शन H2SO4 से करा करके ZnSO4 और हाइड्रोजन
2H, ये 2H बहुत जल्दी से H2 में बदल जाता है, लेकिन अगर ये 2H बना और कुछ ऐसा भी है जो इससे रिएक्ट करने के लिए रेडी है, तो ये झट से उससे रिएक्ट कर लेगा। तो यही लिखा देखो, द हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर इन कांटेक्ट विद सब्सटेंस विच विच इट हैज टू रिएक्ट। हाइड्रोजन गैस ये रिएक्टिंग सिस्टम में ही प्रिपेयर किया जा रहा है, किसके साथ, जिसके साथ कांटेक्ट में आकर के ये रिएक्ट करेगा। तो ध्यान ध्यान से देखना, इसको बोलेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा हाइड्रोजन जो रिएक्टिंग सिस्टम में तुरंत के तुरंत प्रिपेयर हो और तुरंत रिएक्शन कर ले, उसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन में आप डिस्टिंग्विश कर पाए होंगे, अंतर समझ पाए होंगे। इन दोनों के बाद जब हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन की तुलना में नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्टिव भी ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की भी तुलना में नेसेंट हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब बच्चों आगे चलेंगे तो और भी एक हाइड्रोजन के बारे में हमसे बात करता है, हमसे पूछता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। शायद कभी जरूर आपने सुना होगा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। जिस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पर भी घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और अपने एक्सिस पे भी घूमता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे भी घूमता है, साथ साथ अपने एक्सिस पे भी घूमता है। देखो ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे भी घूमता है और आगे भी बढ़ता रहता है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी घूमता है और सर्कुलर पाथ पे भी घूमता है, उसी तरह से न्यूक्लियस में भी मूवमेंट पाया जाता है। तो जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों न्यूक्लियस के मूवमेंट का डायरेक्शन सेम हो, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना हुआ है। अगर इन दोनों हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस होगा, 100% न्यूक्लियस होगा, हम चलो न्यूक्लियस इससे शो कर देते हैं, न्यूक्लियस होगा। अब अगर इसका न्यूक्लियस घूमता है क्लॉकवाइज और इसका भी न्यूक्लियस घूमता है क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर बच्चों हमारे पास एक हाइड्रोजन है जिसमें दोनों के न्यूक्लियस के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट, जैसे कि अगर इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है, और अगर इसका न्यूक्लियस घूम रहा है क्लॉकवाइज और इसका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह के हाइड्रोजन को बच्चों जाना जाता है पैरा हाइड्रोजन के नाम से। यानी कि हमने तीन तरह के हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। हमने एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, हमने नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, अब हमने ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको उम्मीद करता हूं कि जरूर समझ पाए होंगे। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे तो इनके प्रिपरेशन की भी कुछ चीजें, बट जाने दो, उधर उलझने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये एक चीज जानते रहो कि मैक्सिमम हिस्सा हाई टेम्परेचर पर जो लाई करता है वो किसका लाई करता है, वो ऑर्थो फॉर्म का लाई करता है। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है हाई टेम्परेचर पर, जो मैक्सिमम हिस्सा कहीं पाया जाएगा वो क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोजन का ही पाया जाएगा। जैसे कहता है कि द पैरा फॉर्म हैज अ लोअर एनर्जी and at absolute zero the gas contains 100% of paraform। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बना देता हूँ, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, -273। इस पे 100% हाइड्रोजन किस फॉर्म का होगा, पैराफॉर्म का होगा। 100 का 100% हाइड्रोजन किस फॉर्म का होगा, पैराफॉर्म का होगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं हाई टेम्परेचर, तो लगभग 75% हिस्सा पैरा का होता है और 25% हिस्सा ऑर्थो का होता है। ये भी जानकारी के लिए है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो हमने आपको स्टेट ऑफ मैटर में बता रखा है किसे कहते हैं। एक्चुअली में ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये एक्चुअल में लाई ही नहीं करता है, क्योंकि -273 को पाने से पहले ही गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। अब इस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं बेटा मेटल हाइड्राइड। आगे जब हम लोग हाइड्राइड के बारे में देखेंगे
तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इवन ये कह लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे तो यही लगता है। हाइड्राइड की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन इनर्ट गैसेस को छोड़ दो, और इनर्ट गैसेस के अलावा इंडियम और थैलियम को छोड़ दो, तो ये लगभग लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। इनर्ट गैसेस के अलावा और इंडियम और थैलियम ये हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब जो हाइड्राइड है ये मेनली कितने टाइप का होता है, इस पे हम लोग चलते हैं और एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो, मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है जब तो मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, जो काफ़ी ज़्यादा चलन में है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे हाइड्राइड्स होते हैं जो हमको हाइड्रोजन यूनिट में आकर के पढ़ते हैं, तो हमें जानने को मिलता है कि मेटल हाइड्राइड के अलावा और कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं और इनके बारे में डिटेल नॉलेज लेते हैं। ये तो सबसे पहली बात है, ये जरूर जानते रहें कि इनर्ट गैस और थैलियम और इंडियम ये दोनों हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले चलो देखते हैं हम कि कौन कौन से हाइड्राइड हमको पढ़ने हैं। हमें तीन टाइप के बेसिकली हाइड्राइड पढ़ने हैं। सबसे पहला तो हमको पढ़ना है ये आयनिक और सॉल्ट लाइक, इसको सॉल्ट लाइक भी बोलते हैं, और सॉल्ट लाइक और सेलाइन हाइड्राइड। पहला तो ये है, पहला हाइड्राइड है जिसे हम आयनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। बच्चों, जैसे लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके LiH, सोडियम NaH, पोटेशियम KH, रुबिडियम RbH और सीजियम CSH बनाता है। दे ऑल आर आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस में होता है। या जान लो कि मेटल में जैसे CaH2, SrH2, BaH2, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? ये भी आयनिक हाइड्राइड के हैं। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, BeH2 नहीं लिखा है, MgH2 नहीं लिखा है। इसके पीछे रीजन है, इन्हें क्यों नहीं लिखा है ये भी मैं अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा और समझाऊंगा अच्छे से। बच्चों, सबसे पहले मेटेलिक हाइड्राइड, ये आयनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड कौन होते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्राइड बनाते हैं उन्हीं को बोला जाता है मेटेलिक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। इनके बारे में हमें किन किन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि इनका नेचर कैसा होता है। इनका नेचर जो है प्यारे बच्चों वो आयोनिक होता है। नेचर जानने के साथ साथ अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर देखते हैं, तो एनायन की साइज फिक्स है और कैटायन की साइज इधर से इधर जाने पे बढ़ रही है। कैटायन जितना बड़ा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना कमजोर, कैटायन जितना छोटा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना स्ट्रांग। दिस इज द फजान रूल जो अर्लियर हमने आपको डिस्कस कर रखा है पीरियोडिक टेबल में। तो बच्चों, फजान रूल के हिसाब से कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पर सबसे छोटा कैटायन है, और सबसे कम कहाँ पे होगा? जहाँ पर सबसे बड़ा कैटायन है। तो दिस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर, उसके बाद तीसरी बात जो हमें जाननी होगी वो हमको बच्चों जाननी होगी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में जाननी होगी हमें? थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में जाननी होगी। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जब भी निकालो तो चेक करो खाली कि आयन मोनो एटॉमिक है या मल्टी एटॉमिक। तो हमने देखा आयन मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक आयन है अगर,
तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा। तो जितना डिफरेंस होगा केटायन और एनायन की साइज में, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो स्टेबिलिटी घटेगी, और जितना कम स्टेबल होगा उतना जल्दी हीट देने पे टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घट जाएगी, यानी लिथियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा और सीजियम का हाइड्राइड सबसे कम। ध्यान से सुन लो, थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते समय हमेशा ध्यान से चेक करो कि मोनो एटॉमिक है एनायन या मल्टी एटॉमिक। अगर एनायन मोनो एटॉमिक है तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, केटायन की साइज बढ़ेगा तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा, साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर यही मल्टी एटॉमिक एनायन होता तो टॉप टू बॉटम जाते तो केटायन की साइज बढ़ती, एनायन ऑलरेडी काफी बड़ा था। और जब एनायन ऑलरेडी काफी बड़ा था तो एनायन के काफी बड़ा होने से क्या हो जाएगा, एनायन काफी बड़ा था तो जितना बड़ा कैटायन, बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ मोर स्टेबल होता है। तो उस कंडीशन में टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा जो हमने आपको बताया, क्या कि इसका सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम। ये बेसिक बातें हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में ये क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, सॉलिड स्टेट में करंट को फ्लो नहीं कराएंगे। इतनी बातें हैं जो हमने जाना किसके बारे में, मेटल हाइड्राइड के बारे में बात जाना बच्चों। अब एक बात दूसरी जानो कि सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। जब मेटल ग्रुप 1 का हो या ग्रुप 2 का हो, किसके साथ रिएक्ट करता हो, जब रिएक्ट करता हो हाइड्रोजन के साथ। दूसरी बात कि इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं लिखा, तो बेरिलियम का हाइड्राइड जो है ये डायमर बनाता है, BeH2 जो है ये ऐसी स्थिति रहती है, देखो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है ये और डायमर फॉर्म में बनाना बॉन्डिंग होती है इसमें, जिसको अपन 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर भी बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग होती है। सिमिलरली मैग्नीशियम के भी हाइड्राइड में बनाना बॉन्डिंग होती है। इनके स्मॉल साइज की वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम के, और अगर ये बनाना बॉन्डिंग करेंगे तो ये एक तरह से कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन किए, और अगर ये कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन किए तो इनको आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड के केस में नहीं लिखा गया, तो इसीलिए इनको नहीं लिखा गया है। इसको और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग के किसी लेक्चर में करा दूंगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब पहला हो गया, तो दूसरा जो हाइड्राइड है वो क्या है, उसको जानने से पहले हम मेटालिक हाइड्राइड के बारे में चलो कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टियां हो सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक हाइड्राइड, बच्चों ये रिड्यूसिंग एक्शन दिखाता है, रिड्यूसिंग एक्शन दिखाता है। कैसे, ये मैं प्रूफ कर दे सकता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप सोडियम हाइड्राइड को रिएक्ट करा दो तो HCOONA और कार्बन बन जाता है। तो जरा देखो कार्बन में से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, तो क्या हुआ, इसका रिड्यूस हुआ। जैसे SiCl4, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से कोई करा दे तो क्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का ऐड होना भी एक तरह से किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ये रिड्यूसिंग एक्शन दिखा रहा है, इसको रिड्यूस कर दे रहा है, 4 मोल ऑफ NaCl एंड सो मेनी। इस तरह से इनके बारे में ऐसी चीजें जानी जा सकती हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग एक्शन हो गया। रिड्यूसिंग एक्शन के बाद अगर तुम बात करो रिएक्शन विथ नाइट्रोजन का, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो देखो जो एल्कली अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं जैसे CaH2 हो गया, नाइट्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो इनका नाइट्राइड बना देगा Ca3N2 और रिलीज कर देगा क्या, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
इस तरह से अगर आप मान लो लिथियम के हाइड्राइड को रिएक्ट कर रहे हो N2 से, तो ये LiNH2 लिथियम अमाइड भी फॉर्म करता है। अगेन इसको N2 से रिएक्ट करा रहे हो तो Li2NH लिथियम इमाइड भी फॉर्म करता है। और अगर तुम अगेन N2 से, तो ये लिथियम नाइट्राइड Li3N भी बनाता है। तो सबसे वेरियस रिएक्शन लिथियम के हैं, इसको बोलते हैं लिथियम अमाइड, ये लिथियम इमाइड है, और ये नाइट्राइड है, इसको दुनिया जान ही रही है। तो ऐसी फिजूल की बातें हैं, आप जो चीज़ें पीछे हमने बताई उन पे ज़्यादा फोकस रखें। पहला था आपका जो है सेलाइन हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड। दूसरा जो है बेटा वो है मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है क्या, मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। आओ इनके भी बारे में देख लेते हैं। मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ये बच्चों कब बनते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और या तुम और एंड एफ ब्लॉक, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या और प्योर फॉर्म में अगर आप इसे कहना चाहते हो तो कह सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये हाइड्राइड बनाते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक शब्द आएगा जिसको अपन बोलते हैं हाइड्राइड गैप। ग्रुप नंबर 7 जो है, और जो ग्रुप नंबर 8 है, और जो ग्रुप नंबर 9 है, ये ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 9 के जो मेटल हैं, ये कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। इस घटना को साइंस में किसके नाम से जाना जाता है, इस घटना को साइंस में हाइड्राइड गैप के नाम से जाना जाता है, हाइड्राइड गैप के नाम से जाना। व्हाट इज हाइड्राइड गैप? The metals of group number 7, group number 8 and group number 9 do not form corresponding hydride with reaction with when they are treated with hydrogen या with reacting hydrogen. This phenomena in chemistry is known as hydride gap. तो ये बात जानना काफी जरूरी है। मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। इनके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो एक ही लाइन में मैं बोल देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, कि दे फॉर्म नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड। जैसे कि ZrHX बनाते हैं तो X की वैल्यू 1.30 से 1.75, जैसे TiHX बना तो X की वैल्यू 1.8 से 2 तक। यानी कि जो मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं, दे आर बेसिकली non stoichiometric hydrides, means the metal and hydrogen are not present in perfect stoichiometry. इसके साथ साथ एक बात और जानने का है कि ग्रुप नंबर 6 में सिर्फ क्रोमियम है जो हाइड्राइड बनाता है CrH टाइप का, बाकी ग्रुप नंबर 6 में कोई भी दूसरा एलिमेंट हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करता है। तो हमने दो तरह के हाइड्राइड देखे, एक हमने देखा आयनिक हाइड्राइड, दूसरा हमने देखा मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड में हमने ये जाना कि भैया मेटालिक हाइड्राइड में डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं उनको बोला जाता है मेटालिक हाइड्राइड। और उसमें हमने क्या जाना, और उसमें हमने ये जाना कि मेटालिक हाइड्राइड में ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 9 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और उनको हमने क्या बोला, इस घटना को हाइड्राइड गैप बोला। और हमने देखा कि ग्रुप नंबर 6 से सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम है जो आवाजें बुलंद करके रख रहा है, यानी कि सिर्फ क्रोमियम हाइड्राइड फॉर्म करता है,
और कोई भी हाइड्राइड नहीं फॉर्म करता। तीसरा जो हाइड्राइड का टाइप है बच्चों, वो है कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब जानते हो थैलियम इंडियम नहीं बनाता, ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्या फॉर्म करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और साथ साथ एस ब्लॉक में कौन कौन से, और एस ब्लॉक के बेरिलियम, एस ब्लॉक के बेरिलियम और मैग्नीशियम, दे फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड। बस इतनी बातें पर्याप्त हैं और इतनी बातें जानना आपके लिए सफिशियंट है। जैसे कि बोरॉन का हाइड्राइड है BH3, इसके बारे में भी जान लो, डायमर बनाता है BH और HH, BHHH, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्डिंग पाई जाती है। और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में अपन जान सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे ये बॉन्ड जो है इसी को बनाना बॉन्ड बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, इसे ही ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। और कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे अगर ये वाला बॉन्ड लेंथ है x और ये वाला बॉन्ड लेंथ है y, तो x की वैल्यू हमेशा y से ज़्यादा होती है। ये अगर एंगल है θ1 और ये अगर एंगल है θ2, तो ज़रा देखो यहाँ भी θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा होगा। ये ब्रिज बॉन्ड है BH डॉट 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 B, इसे ही 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, या इसे ही बनाना, या इसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड, या इसे ही ब्रिज बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। हाइब्रिडाइजेशन किताबों में तो बोरॉन का दिया रहेगा आपको sp3, बट एक्चुअल में इस तरह के कंपाउंडों का जो हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है उसका मैनर ये होता है, बोरॉन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर बोरॉन का, sp3 sp3। देखो जरा ये प्लेनर भी नहीं, अगर हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का sp3 है तो कभी भी प्लेनर भी नहीं हो सकता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो जानकारी के तौर पे आप लोग जान सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से हैं जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं बाबा अली गया, इंडिया, और कहे सिउ और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये मोनोन्यूक्लियर के साथ साथ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड को भी बनाते हैं। बाकी सब मोनोन्यूक्लियर बनाते हैं पी ब्लॉक में, तो इन्हें पॉलीमेरिक हाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो ये सारी बातें हमने जो देखी वो मेटालिक हाइड्राइड के बारे में देखा। हमने ये भी देखा कि हाइड्राइड गैप क्या होता है, और छोटी छोटी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की, समझने का प्रयास किया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से वाटर के बारे में, वाटर और उसके सॉफ्टनिंग पर्पस के बारे में, उसको किस तरह से वाटर को प्योर किया जाता है, किस तरह की उस पर इम्प्योरिटीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे।